प्लांट्स के अंदर अलग अलग ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जब हमने करना शुरू किए थे, वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मेनी न्यू वेराइटीज़, राइट। हम हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, नॉर्मल मेटिंग प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस पे काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे और उसके बाद प्री प्लान तरीके से प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए। और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसीलिए किए गए ताकि हम जो ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है और जिसकी फूड की डिमांड ज़्यादा है, उस डिमांड को हम सेटिस्फाई कर सकें। तो ये जो ओवर इंक्रीजिंग डिमांड थी, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया, जो कि प्लांट ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, जहाँ पे हमने बहुत हायर वेराइटीज बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले पर्पसफुल मैनिपुलेशन किया जाता है। जो भी प्लांट स्पीशीज आप चूज कर रहे हैं, उस प्लांट स्पीशी को हम पर्पसली मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें। इसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के बाद जो भी डिजायर्ड प्लांट आपको मिलता है, उस प्लांट में वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिन कैरेक्टर्स के लिए हमने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, जैसे बेटर यील्ड होना, डिसीज रेजिस्टेंट होना, कोई भी पैथोजन रेजिस्टेंट होना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस न्यू प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं जब हम प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर चुके होते हैं। हमने कई सारी फूड वेराइटीज, फूड क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट किया है, चेंज किया है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स के लिए ब्रीडर्स जो हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इट कुड बी इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, वन ऑफ द कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर इम्प्रूव्ड क्वालिटी है। थर्ड कैरेक्टर इनका इंक्रीज टॉलरेंस है। टॉलरेंस कौन सा टॉलरेंस? जो एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस हो सकता है, बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस हो सकता है, ये सारे टॉलरेंस को अवॉइड करना चाहते हैं। इन सभी टॉलरेंस के लिए रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं हम प्लांट को। प्लांट पैथोजन से रेजिस्टेंट हो पूरी तरीके से और इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो। ऑल दीज traits are basically required or we actually perform all these plant breeding experiments for these particular traits, राइट। तो ये हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए हम कुछ मेन स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेप हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। भाई किसी भी आउट ब्रीडिंग प्रोग्राम का या क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा स्टेप होता है, डिसाइडिंग स्टेप होता है वेरिएबिलिटी होना। मतलब हम जो भी पेरेंट प्लांट सिलेक्ट करने वाले हैं, उस पेरेंट प्लांट के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स होना चाहिए जिनसे अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशंस प्रिपेयर हो सकें, राइट। देखिए, जीनोम एक टर्म होती है बच्चों। जीनोम का मतलब होता है द एंटायर genetic makeup of an organism which is present in its haploid state. हैप्लॉइड स्टेट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जो जितने पूरे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, उसे हम बोलते हैं जीनोम। तो जब भी आप प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, आप सबसे पहले जेनेटिक वेरिएबिलिटी को देखिए कि जो भी दो अलग अलग प्लांट्स आपने चूज किए हैं, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस हों, राइट। ताकि कुछ कैरेक्टर्स हमें इस प्लांट के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस प्लांट के, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होकर हमें एक प्लांट में मिल सके, एक प्लांट में हम ऑब्टेन कर सकें। आपने पेरेंट्स जब चूज कर लिए हैं या वेरिएबिलिटी का आपके पास बहुत अच्छा रिसोर्स हो चुका है, बहुत सारे कैरेक्टर्स अब आपके पास आपके रिकॉर्ड में हैं, नाउ यू कैन चूज द पेरेंट प्लांट, राइट। तो हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। जो भी हमारे पास इवैल्यूएशन पेरेंट हैं, उनका इवैल्यूएशन और उनका सिलेक्शन कैसे? जो जर्म प्लाज्म आपने निकाला है, आप उसे अच्छे से इवैल्यूएट कर लीजिए, परख लीजिए कि क्या वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन, राइट। सिलेक्टेड प्लांट्स जो हैं, जिन्हें आपने चूज कर लिया है, उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उनका नंबर बढ़ाते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू। ओके, आप इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी बढ़ा सकते हैं, बट वी डोंट प्रेफर दीज प्लांट्स टू ब्रीड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑफ कोर्स, जब आप क्लोनल प्रोपगेशन चाहेंगे, जब आप एग्जैक्ट कॉपी चाहेंगे, तब आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कीजिए। हाइब्रिडाइजेशन करने से हमें प्योर लाइन्स मिल जाएंगी, और प्योर लाइन्स मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये है
कि इन्हें आप आगे की कई जनरेशन्स तक ऑब्टेन करते रह पाएंगे, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में आपने ये किया है। तो जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आप आगे की कई जनरेशन्स तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट। तो सेकेंड स्टेप रहेगी हमारी जर्म प्लाज्म का इवैल्यूएशन, और ये जर्म प्लाज्म का इवैल्यूएशन होने के बाद पेरेंट का सिलेक्शन। थर्ड प्रोसेस जो हमारी या थर्ड स्टेप जो रहेगी दैट वुड बी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो भी पेरेंट आपने चूज किए हैं इन्हें रिप्रोड्यूस करवाना है अब, मतलब इनका रिप्रोडक्शन अब नेसेसरी है, isn't it? तो हम क्या करते हैं बच्चों, although this process hybridization is a very time consuming process, tedious process है, हर बार आपको रिजल्ट आप ही की चॉइस के मिल जाए ये भी संभव नहीं है। कई बार आप जिस मंशा से जिस इच्छा से आप इन्हें ब्रीड करवा रहे हैं वो कई बार सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता है। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ टीडियस प्रोसेस, और इसीलिए हम हाइब्रिड्स के अंदर वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स आए हों ये हम पहले चेक कर लें। चेक करने के बाद हम इनका कॉन्टिन्यूसली हाइब्रिडाइजेशन करवाते जाएं। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग्स द सिलेक्टेड पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पेरेंट आप चूज कर चुके हैं उन्हीं के बीच में बार बार क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होते रहेंगे, सो दैट हमें नई वेराइटी, नई स्पीशी मिल जाए, राइट। नॉट नई स्पीशी, नई जनरेशन मिल जाए, ओके। The another step would be selection and testing of superior recombinants, जो ऐसे recombinants हों जिन recombinants को आप डेवलप कर चुके हैं और ये recombinants दोनों पेरेंट्स से हायर लेवल पे हैं, राइट। इसे हम हेटेरोसिस बोलते हैं, मतलब हाइब्रिड विगर का मतलब होता है जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी सुपीरियर होते हैं। सो वी आर लुकिंग फॉर सुपीरियर प्रोजेनीज, पेरेंट्स से हायर लेवल पे जो प्रोजेनीज मिलेंगी उनको हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है। फाइनली हम उन्हें चेक कर लेंगे, राइट। हम इस पूरे वैरायटी को चेक कर लेंगे कि ये वाकई ही हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डेवलप हुई है। टेस्ट कर लेंगे हम इसे। जब भी हम इसे टेस्ट करते हैं हम पहले इसे रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं, फिर हम इसे फील्ड्स में लॉन्च करते हैं। तो आप इसे आइडियल कंडीशन में टेस्ट कर लीजिए कि ये क्या वाकई डिसीज रेजिस्टेंट है, क्या ये वाकई पेस्ट रेजिस्टेंट है। और जब आप ये इंश्योर कर चुके हैं कि ये डिसीज पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी के फॉर्म में डेवलप हो चुका है, अब आप इसे फील्ड्स में रिलीज कर दीजिए। अब आप इसे नेचुरल कंडीशन से एक्सपोज कर दीजिए। तो हम पहले टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद अगर ये सक्सेसफुली टेस्टेड है तो वी विल रिलीज दिस, और इसका कमर्शलाइजेशन भी शुरू हो जाएगा। कमर्शलाइजेशन का मतलब है इसको अब हम मार्केट में रिलीज कर देंगे। अब ये कल्टीवार के फॉर्म में है। कल्टीवार का मतलब होता है इम्प्रूव्ड वैरायटी, right? So these are the major steps of plant breeding experiments. Plant breeding हम disease resistance के लिए भी करते हैं। तो as I mentioned जो कल्टीवार्स होते हैं वो कल्टीवार्स हम ऐसे चूज करते हैं जो किसी भी बीमारी से रेजिस्टेंट है। अब ये बीमार नहीं होते, अब इनमें किसी भी तरीके की इन्फेक्शंस नहीं होते। तो दे आर बेसिकली दोज विच आर रेजिस्टेंट टू डिसीज। इनका फूड यील्ड बढ़ चुका है, मतलब फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है। जो भी चीज़ ये प्रोड्यूस करते थे वो अब ये ज़्यादा अबंडेंस में प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा इनका पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंस जो है, डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड्स, ये क्या हो चुका है, लेस हो चुका है, right? Bacteriocytes, this is bactericides, this is bactericides के ऊपर भी इनका डिपेंडेंस जो है वो लेस हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी हैव डेवलप्ड कल्टीवार्स आफ्टर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर सक्सेसफुल प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाइए जिनमें से एक मेथड आपकी प्रूव्ड मेथड है कि जिससे जो भी इंडिविजुअल डेवलप होगा उसके अंदर डेफिनेटली वो चेंजेस इंट्रोड्यूस होंगे, राइट। इसे हम बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब जरा समझिएगा मेरी बात। म्यूटेशन का मतलब होता है बेटा सडन और इनहेरिटेबल चेंजेस, मतलब ऐसे चेंजेस आना जो चेंजेस बहुत तेजी से आए हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डेफिनेटली पास ऑन होने वाले हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है डीएनए के अंदर, इजंट इट। अब इस म्यूटेशन को आप चाहे तो इंड्यूस कर सकते हैं। ऐसे म्यूटेशंस जिन्हें आप डेवलप कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशंस।
राइट ये इंड्यूस म्यूटेशंस आप चाहें तो एक्सरे रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, इनमें से किसी की भी मदद से ये म्यूटेशंस आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सबसे पहली बात तो ये सडन होगा, तुरंत होगा, आप जिस समय चाहते हैं उसी समय म्यूटेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये मेथड 100% रिजल्ट देने वाली मेथड है। रीजन बीइंग आप सारी चीजें कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं, जबकि यही वेरिएशन अगर आप एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते या इंड्यूस करने की कोशिश करते रादर, तो हम इसमें बहुत समय गंवाते और फिर भी रिजल्ट मिल जाता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो हमने एक बहुत अच्छी साइंटिफिक टेक्निक फॉलो की, म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिसमें हम जो भी हमारा प्लांट है उसमें म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज म्यूटाजेंस। देयर आर सर्टन केमिकल्स ऑल्सो विच एक्ट एज ए म्यूटाजन, उनकी मदद से हमने म्यूटेशन इंट्रोड्यूस किया और इससे हमें क्या मिल गया, एक नई वेराइटी, एक नई स्पीशी मिल गई, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। Now, when we cultivate these plants, when we perform these breeding experiments, कई सारे बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन बॉर्न डिसीजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारे प्लांट्स जो कि नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या वायरल पैथोजन से जूझते हैं, परेशान होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम रिकवर कर सकते हैं अगर हम ऐसी वैरायटी डेवलप कर लें जो वैरायटी डिसीज रेजिस्टेंट है। Isn't it? भाई डिसीज रेजिस्टेंट है तो प्लांट खुद ही प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को, आपको किसी भी तरीके की केमिकल की जरूरत नहीं है। तो पहला तो आपका खर्चा बच गया, इकोनॉमिक हो गया। दूसरा, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जा रहा है आपको, Isn't it? भाई अगर आपने केमिकल्स को लेस अप्लाई किया है तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही तो हम किसी भी तरीके के केमिकल को यूज करना अवॉइड करते हैं, Isn't it? सो बेसिकली यहाँ पे हम ऐसी वेराइटीज डेवलप करते हैं जो पैथोजन रेजिस्टेंट हो, प्लस जो क्लाइमेट से अपने आप को अडेप्ट कर लें, कैसा भी इन्वायरमेंट हो वो उस इन्वायरमेंट में सेफ रहें, डेवलप अच्छे से हो, प्लस उनको जो फ्रूट या फ्लावर प्रोड्यूस करना है वो भी वो अच्छे से करें। क्रॉप का लॉस काफ़ी हद तक हमने मिनिमाइज किया है इसी तरीके से, क्योंकि हमने हमारे प्लांट को एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट बना दिया है। भाई डिसीज रेजिस्टेंट बनाना मतलब बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट हो गया, और एबायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर से उन्हें आप डेवलप कर रहे हैं कि ना उसके ऊपर ड्रॉट का असर हो, ना फ्रॉस्ट का असर हो, ना एक्सेसिव हीट का असर हो। इन सारी चीज़ों से आप अपने प्लांट को सेफ सिक्योर करना चाह रहे हैं तो इट वुड बी एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी। और अगर आप वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ किसी से भी, और इवन फंगस किसी से भी अगर आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लायक बना रहे हैं कि आपका प्लांट नेचुरली प्रोटेक्ट रहे, तो इट वुड बी बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट, राइट। अब जब ये आप दोनों चीजें इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो क्या प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने का रीजन ही यही है कि ये दोनों चीजें आपने आपके प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दी हैं। एंड रीजन इज व्हाट? प्रोसेस इज व्हाट? प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, राइट। कुछ डिसीजेस जो फंगस से होती हैं और कुछ डिसीजेस बैक्टीरिया से होती हैं। फंगल बॉर्न डिसीज जो हैं दे आर मेनली रस्ट, है ना, अलग अलग टाइप की रस्ट, ये ध्यान रखिएगा। रस्ट आर बेसिकली ड्यू टू फंगस या ब्लाइट। स्मट भी बोल सकते हैं आप, स्मट, है ना, ये सब फंगल बॉर्न डिसीज होती हैं, फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। तो देखिए फंगस से होने वाली कुछ बीमारियां, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, मतलब वीट की जब आप पत्ती देखेंगे ना तो पत्ती पे ऐसे आपको ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स दिखाई देंगे, ऐसे जैसे एज इफ आप इसे हाथ लगा देना तो वो पूरा खिरने लग जाएगा, झड़ने लग जाएगा, उसे हम बोलते हैं रस्ट, है ना, जैसे आयरन रस्ट होता है ये वैसे ही रस्ट होगा। तो इसे हम बोलते हैं ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, ब्राउन कलर के डॉट्स दिखते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये शुगर केन है, आप कभी गन्ने को वर्टिकली छीलें, काटें तो आपको उसमें से रेड कलर के ऐसे स्ट्राइप्स दिखते हैं, एज इफ जैसे ब्राउनिश रेड कलर होना चाहिए, इट इज एक्चुअली ब्राउनिश रेड, जैसा हमारा ब्लड होता है उससे थोड़ा डार्क शेड आता है।
पूरा शुगर केन अंदर से आपको उसी शेड का दिखाई देगा। वो क्या है, कौन सी बीमारी है वो हमारे प्लांट की, शुगर केन की, दैट इज रेड रॉट। उस गन्ने को आप खाएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू फील, द टेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी स्वीटर, राइट। हमारे वाइल्ड वेराइटीज जो अवेलेबल हैं जिनमें ये बीमारी नहीं है वो ज्यादा मीठे होते हैं, जूसी होते हैं, दिस वुड नॉट बी दैट वे, राइट। अनदर डिसीज इज ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये आपने घरों में भी देखा होगा, आपके घरों में जब आलू रहता है आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ पोर्शन जो है इट बिकम्स वेरी ब्लैक, है ना, पैचेस में ब्लैक हो जाता है आलू। वो बीमारी कौन सी है, ब्लाइट। ये कॉमन बीमारियां हैं। ये बीमारियां आपके प्लांट्स को, जो नॉर्मल वेराइटीज हैं हमारे पास, उनमें होती ही होती हैं। अगर आप चाहें तो आप प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से इन सारे डिसीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कॉमन डिसीजेस हैं और इनसे लॉस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। प्रोडक्टिविटी कम होती है और आपका खर्चा बढ़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, हमारे प्लांट को ही कुछ इस तरीके से बना दें कि उसको ये सारी बीमारियां न हो, ऑटोमेटिकली वो फाइट कर ले, रेजिस्टेंट बन जाए, और अगर वो रेजिस्टेंट बन गया तो आपके ये सारे लॉसेस मिनिमाइज हो सकते हैं। इवन क्रॉप का फेलियर भी खत्म हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। दूसरा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ये हमने फंगस से होने वाली बीमारियां पढ़ी हैं। द अनदर वन इज बैक्टीरियल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीज में क्रूसीफर फैमिली, जिसे अब हम मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं, इस मस्टर्ड फैमिली में या जो कैबेज फैमिली है, इन फैमिलीज में पूरा का पूरा कैबेज, उस पर ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। लीफ जो है, लीफ के ऊपर स्पॉट्स हो जाते हैं। दैट डिसीज इज बेसिकली ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर फैमिली। इट इज नॉट एडवाइज टू ईट दैट। वैसे प्लांट के पैथोजन कभी भी हमें बीमार नहीं करते, लेकिन आप जो नरिशमेंट उससे लेना चाहते हैं वो नरिशमेंट ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्लांट बीमार है, आपने बीमार प्लांट को खाया है, तो डेफिनेटली जो नरिशमेंट आपको मिल सकता था, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट। द अनदर डिसीज जो कि वायरसेस से होती है, कॉमन डिसीज है टोबैको के अंदर, टोबैको मोज़ैक। यू नो दैट टोबैको इज यूज्ड एज अ फ्यूमिगेंट, इजंट इट? निकोटीन, है ना, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूमिगेंट प्लस कंज्यूमेबल थिंग है। टोबैको मोज़ैक वायरस बहुत कॉमनली टोबैको को अफेक्ट करता है और इससे पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी खत्म होती है, राइट। हम टोबैको को मेडिसिनल पर्पस में भी यूज करते हैं। तो इमेजिन कीजिए, आपने पूरी की पूरी क्रॉप लगाई और वो क्रॉप आप किसी कंपनी को देने वाले हैं, पूरा प्रॉफिट किसी कंपनी के पास जाने वाला है, और उसमें टीएमवी लग गया। टीएमवी ऐसा वायरस है which is going to spread at a very quick rate, isn't it? और ये जो वायरस है ये पूरी क्रॉप को एक साथ खत्म कर देगा। तो अगर आप ऐसा टोबैको डेवलप कर लें जिसके अंदर इस वायरस से रेजिस्टेंट हो, तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा। क्रॉप के ऊपर एक तो मुझे पेस्टिसाइड्स नहीं डालने हैं, राइट, मुझे किसी भी तरीके के वायरस को रोकने वाले केमिकल्स नहीं यूज करने हैं, मुझे क्रॉप फेलियर होने का कोई खतरा नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव द यील्ड ऑफ द क्रॉप। इसी तरह टर्निप मोज़ैक, जैसा टोबैको मोज़ैक होता है लगभग वैसा ही टर्निप मोज़ैक होता है, ओनली द वैरायटी ऑफ प्लांट इज डिफरेंट। म्यूटेशन ब्रीडिंग की मदद से आप ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट म्यूटेशन ब्रीडिंग कि आप म्यूटेशंस को जानबूझकर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके कारण आपके प्लांट में सडन चेंज आएंगे और ये चेंजेस 100% होंगे। ये हमने किया हुआ भी है। जैसे अभी फिलहाल हमारे पास जो भिंडी अवेलेबल है, उस भिंडी के अंदर एक रेजिस्टेंट जीन है, जो जीन येलो मोज़ैक वायरस से भिंडी के अंदर इन्फेक्शन को बचाता है। ओके, येलो मोज़ैक वायरस एक वायरल डिसीज है, पैथोजन इज येलो मोज़ैक वायरस। ये वायरस भिंडी के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक करके पूरी की पूरी फसल खराब करता है। अगर आपने ऐसी भिंडी डेवलप की जिसके अंदर ये रेजिस्टेंट जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो भिंडी बीमार ही नहीं होने वाली है, क्रॉप फेलियर बच जाएगा। तो यहाँ एक वाइल्ड स्पीशीज या वाइल्ड रेजिस्टेंट वेराइटीज जो होती हैं, रिमेंबर दैट जितनी भी वाइल्ड वेराइटीज होती हैं, ये वाइल्ड वेराइटीज आर ऑलवेज डिसीज रेजिस्टेंट, और यही खासियत है कि हम इन वेराइटीज को हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। भाई हम हाइब्रिड तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन पता है हाइब्रिड मार्केट में अच्छे लगते हैं, वाइल्ड वैरायटी रिसर्च लैब में अच्छी लगती है, क्योंकि हाइब्रिड जो आपने डेवलप किए हैं वो बिना वाइल्ड वैरायटीज के आप नहीं कर सकते।
तो हमने फ़ायदा किसका उठाया? हमने जो वाइल्ड वैरायटी की भिंडी हमारे पास ओखरा जिसे बोलते हैं, राइट, वो वाइल्ड वैरायटी की भिंडी को हमने एक नई वैरायटी में कन्वर्ट किया, विच इज़ प्रभानी क्रांति। ये प्रभानी क्रांति अब येलो मोज़ेक वायरस से टोटली रेजिस्टेंट है, बीमार नहीं होती, साइज इज मोर, एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड और द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट इज फार बेटर देन द वाइल्ड वैरायटी, right? So this is the advantage of mutation breeding. This is how we introduce mutation in the crops. हम प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद बहुत अलग अलग वैरायटीज़ ऑब्टेन करते हैं, जिन वैरायटीज़ में हमारे पास कुछ कॉमन सीरियल्स, कॉमन ग्रेन्स की वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल वीट, ब्रासिका, कॉलीफ्लावर, काउपी एंड चिली। ये पर्टिकुलर वैरायटीज़ हैं जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये इन डिसीजेस के लिए रेजिस्टेंट हैं, इनको ये पर्टिकुलर बीमारियां नहीं होती। देखिए, हमने टारगेट वही मेन डिसीजेस की हैं बच्चों, जो डिसीजेस कॉमन है इन प्लांट्स के लिए। रेयर डिसीजेस के लिए हमने इनके अंदर कोई रेजिस्टेंट जीन इनकोऑपरेट नहीं किया है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट डेवलप्ड दोज वेराइटीज, द वन विच विल बी हैविंग दैट पर्टिकुलर जीन विच इज कॉमन फॉर all the kinds of plants in that particular area, right? For example, अगर एक वीट है, वीट नॉर्थ इंडिया में उग रहा है या गुजरात में कहीं पे किसी एरिया में उग रहा है और वहाँ पे किसी एक टाइप का पेस्ट बहुत कॉमनली अवेलेबल है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस एरिया की जो क्रॉप है उसे उस पेस्ट से रेजिस्टेंट बना सकें। ऑल्दो जो पेस्ट हैं वो हर बार तो सिमिलर, मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर सिमिलर, बहुत कम ऐसा होता है कि जोग्राफिकल चेंजेस के कारण जो पेस्ट की वेराइटीज हैं वो चेंज हो। इसीलिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अप द कॉमन डिसीजेस, राइट? तो फॉर एग्जांपल, हमें नीट के लिए टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा इन डिसीजेस के बारे में भी आपको बताती चलूंगी। ऑल्दो डिसीजेस के सिम्टम्स आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वैरायटी, कमर्शियल नेम एंड डिसीज रेजिस्टेंट, कौन सी डिसीज के लिए वो रेजिस्टेंट है ये याद रख लें। तो सबसे पहली वैरायटी हम बात कर रहे हैं वीट। वीट की जो कमर्शियली अवेलेबल वैरायटी है दैट इज हिमगिरी। हिमगिरी इज रेजिस्टेंट टू लीफ स्ट्राइप रस्ट या लीफ शूट रस्ट। बेसिकली क्या होता है बेटा, जो रस्ट और स्मट टाइप की डिसीजेज हैं वो फंगस से होने वाली डिसीजेज हैं, और अगर आप वीट के लीफ को देखेंगे तो वहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर बीमारी हो रही है तो ये ग्रीन लीफ है और इसके ऊपर बिल्कुल येलोइश ब्राउन और ऑरेंजिश कलर के ऐसे स्पॉट्स, ऐसे डॉट्स दिखाई देते हैं। रस्टेड है ये, अगर आप इसे हाथ लगाएंगे तो इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग ऑफ। तो ये बेसिकली कुछ ऐसी लीव्स हैं जिनके ऊपर आपको इस तरीके के स्पॉट्स दिखाई दे जाएंगे। या फिर हिल बंट नाम की भी डिसीज के अगेंस्ट हमने हिमगिरी वैरायटी डेवलप की है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर वीट में आप हिमगिरी वैरायटी को कल्टीवेट करते हैं तो इट विल बी शोइंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट ऑल दीज things, right? All these pests. The another variety is brassica, which is commonly called as Pusa swarnim. Swarnim मतलब the one which depicts or the one which gives us an idea of gold, right? Gold का कलर येलो होता है, तो वही कलर की राई होती है। ये सिर्फ इसीलिए लिंक किया है बच्चों मैंने कि आपको याद रखने में आसानी हो। Brassica is also, the variety which is available is also called as Pusa swarnim, और इसको हमने रेजिस्टेंट बनाया है वाइट रस्ट के अगेंस्ट। दोनों फंगल डिसीजेस हैं, राइट? द अनदर इज कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को हम पूसा शुभ्र बोलते हैं। शुभ्र का मतलब होता है सफ़ेद, और कॉलीफ्लावर आपको पता है जब आप उसे पील ऑफ करेंगे तो वो आपको अंदर से ऑलमोस्ट वाइट दिखाई देता है, तो इसीलिए उसके नाम को आप रिलेट कर सकते हैं, या इसे स्नो बॉल भी कहते हैं। स्नो इज ऑल्सो वाइट इन कलर, तो पूसा शुभ्र और पूसा स्नो बॉल ये कॉलीफ्लावर की वेराइटीज हैं जो ब्लैक रॉट या कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये पैथोजन इस पर्टिकुलर वैरायटी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, राइट? द अनदर वैरायटी हियर इज काउपी। काउपी चना है ना, जो काबुली चना, बड़ा जो छोला होता है वो है ये। ऑल्दो इट्स वेरी हार्ड, और इतना हार्ड है कि आपको उसको बहुत ज़्यादा समय तक वाटर में सोक करके रखना पड़ता है, उसके बाद आप उसे कंज्यूम करने के लायक बना पाते हैं।
ये जो काउपी है इसे हम पूसा कोमल बोलते हैं, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड बट वी आर कॉलिंग इट एज कोमल, तो ऐसे भी शायद आपको याद रखने में आसानी हो। एंड इट इज़ रेजिस्टेंट अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्लाइट। ब्लाइट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, रिमेंबर दैट। स्पॉट्स जो होते हैं मोस्टली वो या तो फंगस के थ्रू डेवलप होते हैं या वायरस के थ्रू डेवलप होते हैं। तो वायरस से होने वाली जो डिसीजेज हैं वो मोस्टली आपको चिली में अवेलेबल या चिली में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होती हुई मिलेंगी। चिली मोज़ैक वायरस, पैचेस में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और वो ब्लैक कर देते हैं पूरी लीफ को। इसके अलावा टोबैको मोज़ैक वायरस या लीफ कर्ल, लीफ जो है वो पूरी तरीके से कर्ल होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसके कारण हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। चिली पूसा सदाबहार है। ओके, सदाबहार क्यों, कैसे याद रख सकते हैं आप बेटा? सदाबहार मतलब एवरग्रीन, आप हमेशा यूज करते हैं स्पाइसेस के फॉर्म में चिलीज को, तो यू कैन रिमेंबर इट दैट वे, राइट? सो दिस इज द एंटायर टेबल विच यू नीड टू रिमेंबर। अलग अलग वेराइटीज हैं और इनके जो रेजिस्टेंट डिसीजेज हैं वो हमने मेंशन की हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हमारा जो नॉर्मल एक ही इंट्रोडक्शन है कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में जीडीपी जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? और हमारे यहाँ भी 33% ग्रोथ इसी के कारण है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, जिस रेवोल्यूशन में प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया गया। ग्रीन प्लांट्स को जब बहुत हायर रेट पे कल्टीवेट किया जाने लगा तो उसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन बोला, राइट? तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब बल्क प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, क्योंकि जो एंटायर पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन के खाने की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रेन्स का बल्क प्रोडक्शन हुआ। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में भी अलग तरीके से लॉन्च हुआ और बाहर भी अलग तरीके से लॉन्च हुआ। इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और अक्रॉस द वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग, एन बोरलॉग, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया। क्योंकि जब हमारे पास कॉमन क्रॉप्स जो हैं उनका बल्क प्रोडक्शन आना शुरू हो गया, तब हमने ये समझना शुरू कर दिया कि हाँ, अब हमारे पास हमारी पूरी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जितना अनाज होना चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। इसलिए इसे क्रांति कहा गया, इसीलिए इसे रेवोल्यूशन कहा गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब बल्क प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, ऐसे ही वाइट रेवोल्यूशन है बल्क प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऐसे ही गोल्डन रेवोल्यूशन है ऑयल, और कई बार पल्सेस के लिए भी हम उसे डिनोट करते हैं फॉर येलो रेवोल्यूशन, राइट? तो चलिए फिलहाल हम राइस और व्हीट की वेराइटीज पे आते हैं। 1960 से 2000 के बीच में कई सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स हुए, प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिनके बाद हमें प्लांट की बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज मिलने लगी हैं। तो देखिएगा, हमने काफ़ी हद तक सेमी ड्वार्फ वेराइटीज प्लांट की डेवलप की हैं। ये सेमी ड्वार्फ वेराइटीज प्लांट की डेवलप करने का रीज़न पता है क्या था? अगर प्लांट छोटे हाइट के हैं तो वो काफ़ी हद तक जो खेत हैं उनमें सब में स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर प्लांट बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत लंबे हैं, तो लॉजिंग की प्रोसेस बहुत आसानी से हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, बहुत विंड है, हवा चल रही है, या वाटर लॉगिंग कंडीशन ज़्यादा हो गई, तो पूरा प्लांट बेंट होकर नीचे गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वाटर लॉगिंग या लॉजिंग की जो प्रोसेस है उसे अवॉइड करने के लिए वी डेवलप्ड हाइब्रिड वेराइटीज़ विच आर सेमी ड्वार्फ, not very dwarf, not very tall, they are semi dwarf category. ओके, तो यहाँ पे हमने राइस की भी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप की हैं और व्हीट की भी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप की हैं। इन वेराइटीज़ को इस तरीके से डेवलप करने का मात्र एक रीज़न था कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स चाहते थे, प्लस हम हार्वेस्टिंग के दौरान जो लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को अवॉइड करना चाहते थे। तो देखिए, व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया, 11 से 75 मिलियन टन्स तक पहुंच गया। इसी तरह राइस का प्रोडक्शन 35 से 90 तक पहुंच गया, 89.5 कंसिडर इट टू बी 90 ओनली, याद आसानी से रहेगा। तो राइस का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, व्हीट का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन सिर्फ इस दौरान
इस ड्यूरेशन में 1960 से 2000 के बीच का ये डेटा है आपके सामने। तो इमेजिन कीजिए, अभी तो 21 है, अब 22 भी आने वाला है, तो हमारे पास कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका होगा और कितनी नई नई वेराइटीज़ हम डेवलप कर चुके होंगे। हमने वीट और राइस ही क्यों चुना? तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है बेटा, वीट और राइस हमारे यहाँ की कॉमन क्रॉप्स हैं, बहुत आसानी से ग्रो होती हैं और बहुत मेजर पॉपुलेशन इन्हें कंज्यूम करती है, ईजिली अवेलेबल भी हैं। हमारे पास वीट ग्रोइंग बेल्ट्स हैं जहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो किया जाता है, तो इसीलिए हमने वीट और राइस पे फोकस किया हुआ है। हम मिलेट्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे। This is just the general diagram of these two plants which you already know. Let us talk about wheat first. Wheat, नॉर्मन बोरलॉग ने सबसे पहले वीट और मेज का इम्प्रूवमेंट किया था। वीट एक कॉमनली अवेलेबल ग्रेन है और मेज जो गरीब लोग हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा कंज्यूमेबल सीरियल है, ग्रेन है। इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी, मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट डेवलप किया था और इस वैरायटी का बेनिफिट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हार्वेस्टिंग वगैरह में हमें बहुत आसानी होती है और इसीलिए मैक्सिकन वैरायटी का वीट जो इन्होंने डेवलप किया था वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए वाइड स्प्रेड हुआ। इसी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। अब देखिए, ये वीट की वैरायटीज सोनारा 64, लर्मा रोजो 64, ये और एक जापानीज वैरायटी है विच इज नॉरिन 10, ये इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। 2 मैक्सिकन वीट वैरायटीज दैट इज सोनारा एंड लर्मा रोजो, ये वैरायटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई और हम ये चेक कर रहे थे कि क्या इंडिया में ये प्रॉपरली सर्वाइव करती हैं। फिर इंडिया में भी कई ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने, जैसे MS स्वामीनाथन ने म्यूटेशन ब्रीडिंग की थी। हमने पढ़ा है बच्चों, म्यूटेशन ब्रीडिंग का मतलब होता है एकदम से म्यूटेशन इंड्यूस करना और उसके कारण बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं आपके प्लांट में। तो नॉर्मन बोरलॉग के बाद MS स्वामीनाथन ने म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू कुछ वेराइटीज़ डेवलप की और वो वेराइटीज़ थी शरबती सोनारा। ये शरबती गेहूं तो आज भी हम यूज करते हैं, आज भी हम कंज्यूम करते हैं एंड इट इज़ वाइडली अवेलेबल एंड एक्सेप्टेड ऑल्सो। मेजर पॉपुलेशन यही कंज्यूम करती है एंड इट्स अ गुड क्वालिटी वीट, राइट। तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने ये वैरायटी डेवलप की थी एंड ही डेवलप दिस वैरायटी बाय द हेल्प ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो कुछ वैरायटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी जो मैक्सिकन वैरायटी थी, जापानीज वैरायटी थी। इन वैरायटीज़ को कुछ हद तक तो हमने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया और कुछ हद में हमने इन्हें ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया। हमारे यहाँ जो इंडियन वैरायटीज़ हैं उनके साथ हमने इनका रिप्रोडक्शन करवाया और हम इंडिया के लायक, इंडिया के वेदर, क्लाइमेट, सॉइल के लायक एक नई वैरायटी डेवलप कर पाए, राइट। अब राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राइस जो है, सेवरल वैरायटीज राइस की हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कल्याण सोना एंड सोनालिका, दीज आर द वैरायटीज ऑफ वीट। वीट की वैरायटीज के अलावा वी हैव IR8 वैरायटी ऑफ राइस, राइट। दीज वर द वैरायटीज ऑफ वीट। कुछ हमने राइस की वैरायटीज डेवलप की हैं, जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस में और ताइचुंग नेटिव 1 ताइवान में। यहाँ पे ये 2 वैरायटीज़ के हाइब्रिड्स हमने इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। इन 2 वैरायटीज़ को हमने पेरेंट प्लांट कंसिडर करके और इनको ब्रीड करके हमने राइस की वैरायटीज़ डेवलप की हैं। कल्याण सोना एंड सोनालिका वर द वैरायटीज़ ऑफ वीट, नॉट द वैरायटीज़ ऑफ राइस, राइट। कैसे याद रख सकते हैं बच्चों? सोना मतलब गोल्ड अगेन, और गेहूं का जो कलर होता है वो भी येलोइश ही होता है और हम येलो कलर फिर से वही बताऊंगी कि समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, तो इसीलिए हमने येलो कलर से ही एसोसिएटेड नाम इस वीट को रखे हैं। ये इंडिया की लैंग्वेज के हिसाब से काफ़ी सूटेबल है, तो जो इंडियन फार्मर्स हैं उन इंडियन फार्मर्स को ये नाम काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, काफ़ी पसंद होते हैं, इसलिए ये नाम रखे जाते हैं। तो एनीवेज, लेट अस कम बैक टू राइस। सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ राइस IR8 डेवलप हुई थी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां पे उन्होंने ताइचुंग नेटिव 1 वैरायटी को भी यूज किया था इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके बाद राइस की और कई सेमी ड्वार्फ वैरायटीज डेवलप की गई, जैसे जया एंड रत्ना।
अगेन नाम कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से, इंडिया की लैंग्वेज के हिसाब से डेवलप किए गए, रखे गए हैं। ये भी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज थी राइस की, जो बाद में चल के डेवलप की गई। हमने शुगर केन पे भी काफी काम किया है। कारण बहुत छोटा सा है, शुगर केन शुगर का सोर्स है एंड डेफिनेटली वी नीड शुगर, लॉट ऑफ शुगर। इंडिया में तो स्वीट्स का बहुत क्रेज है, स्पाइसेस का बहुत क्रेज है, तो शुगर केन को भी हमें कुछ इस तरीके का अडेप्टेबल शुगर केन बनाना था जो इंडिया के हर जोन में बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। देखिए, नॉर्थ इंडिया का शुगर केन नॉर्थ इंडिया में सक्सेसफुली ग्रो करता है, साउथ इंडिया का शुगर केन साउथ इंडिया में सक्सेसफुली ग्रो करता है। लेकिन अगर मैं दोनों जगह के शुगर केन्स को दोनों ही जगह पे अच्छे से डेवलप कर पाऊँ और इन्हें रेस कर पाऊँ, तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वाइडर अडेप्टेबिलिटी। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज वाइडर अडेप्टेबिलिटी। मतलब आपका प्लांट जहाँ पे उग रहा है वहाँ के अलावा, मतलब जिस जगह का वो नेटिव प्लांट है उस जगह के अलावा वो कई और दूसरी जगहों पर भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। इसे हम बोलते हैं वाइडर अडेप्टेबिलिटी। तो देखिए, हम हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी बोलती है बेटा, देयर इज अ वेराइटी विच इज ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया विच इज कॉल्ड एज सेकेरम बारबेराई। दूसरी एक वेराइटी है जो साउथ इंडिया में ग्रो करती है, दिस इज साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया में ग्रो करती है, दैट इज सेकेरम ऑफिसिनेरम, राइट। अब जो नॉर्थ इंडिया की वेराइटी है उसका शुगर कंटेंट और उसका यील्ड जो है वो काफी कम होता है, मीठा कम होता है और स्टेम बहुत पतले होते हैं। तो स्टेम जितने पतले होंगे उतने कम जूसी होंगे और जितने कम जूसी होंगे उनमें शुगर कंटेंट जो है उतना ही लेस होगा। और हम शुगर केन को शुगर के लिए ही तो ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए ये एक कैटेगरी थी, एक वैरायटी थी जहाँ पे शुगर कंटेंट और यील्ड बहुत कम था। ये यहीं ग्रो कर सकता था, लेकिन हमें इसके ग्रो होने का कोई फायदा भी नहीं मिल रहा था। साउथ इंडिया का जो वैरायटी था सैकेरम ऑफिसिनेरम, ये बहुत अच्छा, बहुत मोटे स्टेम का होता था, थिक स्टेम होता था, और थिक स्टेम तो मोर जूस और मोर शुगर कंटेंट, इसके कारण ये ज़्यादा प्रेफरेबल था और ये उतना प्रेफरेबल नहीं था। मुझे लिमिटेशन कहाँ फील होने लगा, जब मैं साउथ इंडिया का शुगर केन निकालकर नॉर्थ इंडिया में प्लांट करने गई। तो नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया का क्लाइमेट वेदर नहीं होने के कारण नॉर्थ इंडिया में वो प्लांट नहीं डेवलप हो पाया। इसीलिए हमने इन दोनों प्लांट्स को ब्रीड करवा के एक ऐसी वैरायटी डेवलप करने की कोशिश की जो वैरायटी जिसमें थिक स्टेम हो, मोर शुगर कंटेंट हो और जो नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर सके। तो नॉर्थ इंडियन शुगर केन को साउथ इंडियन शुगर केन से ब्रीड करवा के हमने एक हाई यील्ड प्लस, हाई यील्ड से मेरा मतलब है मोर जूसी स्टेम, है ना, मोर जूसी। और जूसी कौन सी स्टेम मोर जूसी होगी? जो थिक है, और ऑब्वियसली इसका शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो अब ये कहीं पर भी ग्रो कर सकता था, नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी। सो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। हमने मिलेट्स, मतलब मेज़, ज्वार, बाजरा, इन सब को मिलेट्स कहा जाता है कलेक्टिवली, इनको भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया इंडिया में। और इन सबको डेवलप करने का भी रीज़न यही था कि ये स्टेपल क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, जिन्हें हर कोई कंज्यूम करता है। इंडिया में बहुत कॉमनली इन्हें कंज्यूम किया जाता है। इन सबको मिलाकर हम मिलेट्स बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जो थे इन सारे मिलेट्स के ऊपर परफॉर्म किए गए, एंड वी गॉट सो मेनी वेराइटीज ऑफ मिलेट्स विच आर डिसीज रेजिस्टेंट एंड विच शोज हाई प्रोडक्टिविटी, राइट। और यही हम चाहते थे। Now, when we started developing all these varieties for particular type of insect pest, against insect pest, तो हमें ये सारी अलग अलग varieties obtain हुई। देखिए, जब भी हम किसी प्लांट के लिए पेस्ट की बात करते हैं तो या तो वो पेस्ट जो है वो प्लांट की स्टेम को अटैक करता है, द पेस्ट मे बी अटैकिंग स्टेम, मे बी अटैकिंग रूट, है ना, या तो वो सैप सकिंग हो सकता है, प्लांट के अंदर का जो सैप है उसे सक कर सकता है, राइट। या फिर वो प्लांट की स्टेम को बोर कर सकता है, बोरर्स जो होते हैं, स्टेम बोरर्स, फ्रूट बोरर्स। आपने देखा होगा ना, जैसे फल होते हैं प्लांट के, तो फलों में वो कीड़े घुस जाते हैं और उस फल को पूरे को खोखला बना देते हैं। तो स्टेम बोरर्स होते हैं, फ्रूट बोरर्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के बोरर्स होते हैं। तो हम इन सब के अगेंस्ट क्या क्या वैरायटी डेवलप कर चुके हैं वो हम देखेंगे।
उसके पहले और एक छोटी चीज समझ लीजिए, प्लांट का अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है, राइट। प्लांट खुद अपना डिफेंस परफॉर्म करता है और ये डिफेंस उसके अंदर फिजियोलॉजिकल हो सकता है, इट कुड बी फिजियोलॉजिकल और इट कुड बी बायोकेमिकल। मतलब आपका प्लांट कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जो केमिकल्स हमारे मेन क्रॉप को, या वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा कि जिसके कारण हमारी मेन क्रॉप जो है वो अफेक्ट हो। सैप सक कर लेगा वो प्लांट का, स्टेम का सैप सक कर सकता है, फ्रूट का सैप सक कर सकता है। मोस्टली इट सक्स द सैप ऑफ स्टेम ओनली। सैप टर्म हम स्टेम के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर फ्रूट। उसको हम स्पेसिफिकली फ्रूट बोरर कहेंगे, और जो स्टेम का सैप सक करेगा वो स्टेम सैप सकर कहलाएगा, राइट। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन मतलब उसके शरीर में, उसके ऊपर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आना, तो वो कुछ ऐसे अडेप्टेशंस कर लेता है कि जिनके कारण वो सेफ गार्ड रहे, उसे मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। और बायोकेमिकल मतलब जो उसके शरीर के अंदर काम करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी अलग अलग वेराइटीज अवेलेबल है। वीट के लिए जो हमने वैरायटी डेवलप की है वो स्टेम सॉ फ्लाई के अगेंस्ट डेवलप की है। इस पेस्ट से रेजिस्टेंट एक वीट की वैरायटी हम डेवलप कर चुके हैं। कैसे? हमें पता था कि ये जो स्टेम सॉ फ्लाई है ये स्टेम को कंज्यूम करती है, स्टेम को सक करती है, स्टेम के सैप को सक करती है। हमने क्या किया, प्लांट की जो स्टेम है उसे सॉलिड बना दिया। सॉलिड बना दिया तो अब ये खा नहीं सकती, उसके अंदर पियर्स नहीं कर सकती, छेद नहीं कर सकती, छेद नहीं कर सकती तो सक नहीं कर पाएगी, तो ऑटोमेटिकली प्लांट को प्रोटेक्शन मिल गया, राइट। तो जो वैरायटी जो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस आपने डेवलप किया वो कैसा किया? मॉर्फोलॉजिकल। वीट की ही एक और पेस्ट है विच इज लीफ बीटल। ये क्या करती है? पत्तियों को खाती है, तो पत्तियों को हेयरी बना दिया। हेयरली बनाने से क्या हो गया, जो लीफ है उसके अंदर ये इजीली ट्रैप नहीं हो सकती थी, उसके अंदर ये इजीली घुस नहीं सकती थी, तो अगेन हमें प्रोटेक्शन मिल गया। तो आपको इंसेक्ट का, पेस्ट का मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, उसका तरीका पता होना चाहिए काम का, कि वो कैसे काम करता है। मुझे पता है कि ये पेस्ट लीफ बीटल जो है वो लीफ को कंज्यूम करता है, तो क्यों ना लीफ के ऊपर कुछ हेयरी स्ट्रक्चर्स डेवलप कर दिए जाएं कि जिन हेयरी स्ट्रक्चर्स के कारण ये लीफ बीटल उसके अंदर एंटर नहीं कर पाए, उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाए, राइट। तो ये भी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हुआ। कॉटन को अफेक्ट करने वाले या कॉटन प्लांट के ऊपर अटैक करने वाले जैसिड्स होते हैं। जैसिड्स का भी सेम प्रिंसिपल है, लीफ को अगर हेयरी बना दिया तो जैसिड्स जो हैं वो इजीली एंटर नहीं कर पाएंगे, इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे। द अनदर वन इज कॉटन अगेन विच डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेन बॉलवर्म। बॉलवर्म के अगेंस्ट हमने स्मूथ लीव्स एंड एब्सेंस ऑफ नेक्टर रखा है। देखिए कोई भी पेस्ट किसी भी प्लांट पे अट्रैक्ट कब होता है? मोस्टली वो तभी अट्रैक्ट होगा जब उसे कुछ अच्छा, कुछ न्यूट्रिटिव फ्लूइड मिल रहा हो सक करने के लिए, उसे कोई फ्रैग्रेंस आ रही हो, या फिर लीफ जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो हमने क्या किया, इस बॉल वर्म के अगेंस्ट लीफ को बहुत स्मूथ बना दिया। स्मूथ बनाने के कारण क्या हुआ, वो जो इंसेक्ट है वो बहुत इजीली स्किड हो जाता है, लीफ पे फिसलने लगा, उसके ऊपर स्टिक नहीं रह पा रहा था, और अल्टीमेटली वो उसको खाने के लिए फिर केपेबल नहीं रहा, राइट। या फिर हमने एक और चीज कर दी, एब्सेंस ऑफ नेक्टर। हमने उसका नेक्टर बनना ही खत्म कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, अब ये इंसेक्ट उसे अटैक नहीं करेगा और अल्टीमेटली उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो दिस इज अगेन मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल। द फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल, स्मूथ लीव्स प्रिपेयर करना, ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, और नीचे एब्सेंस ऑफ नेक्टर, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि शरीर के अंदर हो रही है, राइट। द अनदर वेराइटी इज मेज, जो कि स्टेम बोरर्स के अगेंस्ट डेवलप की गई है एक वेराइटी। स्टेम बोरर्स, फिर से वही बात है बेटा कि स्टेम बोरर्स क्या करते हैं, स्टेम को छेद कर देते हैं, स्टेम को खोखला बना देते हैं। जाइलम फ्लोएम अगर डैमेज हो गए तो आप समझ ही सकते हैं, प्लांट के अंदर ना वाटर का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा इजीली, ना फूड का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, isn't it? तो इसीलिए स्टेम बोरर्स के अगेंस्ट हमने एक वैरायटी डेवलप की जिसके अंदर लो नाइट्रोजन कंटेंट है, शुगर कंटेंट लो है और एस्पार्टिक एसिड ज्यादा है।
एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा होने से दिस इंसेक्ट इज़ नॉट गोइंग टू अटैक ऑन द प्लांट, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड से इंसेक्ट को रेजिस्टेंस है, रिपल्शन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जानबूझ के जो चीज़ इंसेक्ट को पसंद नहीं आएगी वो इनकोऑपरेट की है, ताकि हमारा इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक न कर सके। सो ऑल दीज आर द वेराइटीज एंड द टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव डेवलप्ड। ब्रासिका की जो वैरायटी है, एक जो हमारी टेबल हमने वीट के लिए देखी थी, उसी टेबल को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें और 3 वैरायटीज हैं, फिर से आपको ये तीनों अच्छे से लर्न करनी है। ब्रासिका वैरायटी, जिसे हम कॉमनली पूसा गौरव बोलते हैं, एफाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। एफाइड्स इस ब्रासिका की इस वैरायटी, मतलब पूसा गौरव पे अटैक नहीं करते। फ्लैट बीन, पूसा सेम 2 और सेम 3, सेम फली हम कॉमनली टर्म यूज करते हैं ना, हम हिंदी लैंग्वेज में जो बीन्स हैं उन्हें सेम फली बोलते हैं। मतलब सेम फली इज बेसिकली टाइप ऑफ बीन, है ना, नॉट ऑल द बीन्स आर कॉल्ड एज बट अ टाइप ऑफ बीन। तो आप यहाँ से नाम याद रख लेंगे, सेम 2 एंड सेम 3। ये जैसेट्स, एफाइड्स और फ्रूट बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। फ्रूट बोरर का मतलब है जब फल बन गया है तो उसके अंदर कीड़ा घुसकर उसे कंज्यूम नहीं करेगा, है ना। फ्रूट बोरर्स क्या करते हैं बेटा, फल जो है ना उसको खोखला बना देते, खाली कर देते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो वो यहाँ पे इस फ्रूट को बोरिंग नहीं करेगा। द अनदर इज ओखरा या भिंडी, जिसे पूसा सवानी बोलते हैं या पूसा A4 बोलते हैं। शूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट है। जो पेस्ट है वो पेस्ट बेसिकली शूट एंड फ्रूट बोरर है, दोनों चीज़ों को डैमेज करता है। स्टेम को नहीं कर पाया तो बने बनाए फलों को डैमेज करेगा। तो एनीवेज इट इज़ अ हार्म, है ना, इट इज़ गोइंग टू हार्म। तो 2 वेराइटीज़ कौन सी हो गई हमारे पास, पूसा सवानी एंड पूसा A4, राइट। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज़ विच वी हैव डेवलप्ड। अब अगर इन वेराइटीज़ के बाद मैं आपसे बात करूं तो हमने कुछ न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन्स बेसिकली कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म है, आई शुड नॉट से मॉलिक्यूल्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। इनका प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए इन्हें हिडन हंगर को सैटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाता है। हिडन हंगर को कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, राइट। इट इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। सो हम सिंगल सेल प्रोटीन कल्चर इसीलिए करते हैं ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम एक्सप्लॉइट करके उनसे प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट। सिंगल सेल प्रोटीन के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसीलिए इसे हम सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं, बिकॉज वन सेल इज ओनली केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू सो मेनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पाइरोलिना है, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस है, एंड मशरूम्स एंड फ्यू फंगस। आपको पता है मशरूम इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा ये सब भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। इन सभी से हम प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इन्हें हम न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं, राइट। सिंगल सेल प्रोटीन को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जैसे मशरूम की बात मैं करूं, मशरूम को आप बहुत इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं कहीं पर भी। मशरूम्स को कल्टीवेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है। द ओनली थिंग विच यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड इज दैट दीज मशरूम्स दे शुड बी एडिबल, राइट। देयर आर फ्यू मशरूम्स विच आर नॉट एडिबल। हमें उन मशरूम्स को अवॉइड करना है और उनके अलावा जो मशरूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं हमें उन्हें कंज्यूम करना है, तो हम उन्हें प्रॉपर कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्टीवेशन इज क्वाइट ईजी। इसके अलावा मैं स्पाइरोलिना की बात करूं तो स्पाइरोलिना क्या है, एक माइक्रोब है, एक बैक्टीरिया है। और ये सॉरी इट्स अ माइक्रोब नॉट बैक्टीरिया। स्पाइरोलिना जो है इट्स अ माइक्रोब विच कैन बी यूज्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप इसे जब प्रोसेसिंग करते हैं, जब आप इसे ग्रो करना चाहते हैं, कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात ये है कि ये वेस्ट वाटर में भी ग्रो किया जा सकता है। वेस्ट वाटर में भी आप इसे कल्टीवेट कर सकते हो।
जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद जो वेस्ट वाटर निकलता है, बस अनलेस अंटिल इट शुड नॉट बी कंटामिनेटेड, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स उसमें ना हो, बस हमें ये इंश्योर करना होगा। तो वेस्ट वाटर को भी आप यूज कर सकते हैं। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ का पानी जब प्रोसेसिंग प्लांट्स जहाँ का पानी जब बाहर निकलता है तो दिस वाटर कैरीज लॉट ऑफ स्टार्च। जो पानी बाहर निकलेगा उसमें काफ़ी स्टार्च प्रेजेंट होता है और उस स्टार्च के ऊपर माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, राइट क्योंकि स्टार्च इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और माइक्रोब्स को वो स्टार्च अपने लिए एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्लस इन जगहों पर अगर आप ऐसे रिसोर्सेस पर स्पाइरुलिना को कल्टीवेट कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। काफ़ी हद तक पोल्यूशन आपने कम कर दिया है। दोनों चीज़ों में वाटर पोल्यूशन काफ़ी होता है, वेस्ट वाटर इटसेल्फ इज अ पोल्यूटेंट, और उसके अलावा जो पानी प्रोसेसिंग प्लांट से निकलता है, पोटैटो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज से निकलता है, दैट इज ऑल्सो पोल्यूटेंट। सो यू कैन मिनिमाइज दीज पोल्यूटेंट्स, राइट। सो स्पाइरुलिना कैन बी कल्टिवेटेड ऑन सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज। नाउ इसी हिडन हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए हमने और एक टेक्निक लगाई है विच इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है हम हमारी क्रॉप्स में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिसके बाद हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छे लेवल पे कंज्यूम की जा सके या जिनको खाने के बाद हमारी बॉडी में नरिशमेंट अच्छा मिल सके। मतलब फॉर हेल्दियर प्रोटीन्स, फॉर हेल्दियर फैट, high level of vitamin, for healthier fat, because we have two categories of fat, if you know। कोलेस्ट्रॉल जो है दो कैटेगरीज का है, एक LDL होता है और एक HDL होता है, हाई डेंसिटी, और एक लो डेंसिटी। तो LDL इज क्वाइट प्रॉब्लमेटिक फैट। तो हमारी बॉडी में हेल्दियर फैट्स के नंबर को ये बढ़ाता है, अच्छा करता है, प्लस हमें अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन और मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है। तो क्यों ना हम इन सारे नरिशमेंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को हमारी क्रॉप्स में ही इंट्रोड्यूस कर दें कि इन क्रॉप्स को कंज्यूम करने के बाद ही हमें ये सारे सब्सटेंसेस, सारे नरिशमेंट्स मिल जाएं। So therefore we cultivate these plants, we cultivate these crops, breeding experiments इसीलिए किए जाते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हमने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए ग्रो किया है। सो वी आर ग्रोइंग आवर प्लांट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑल द काइंड्स ऑफ नरिशमेंट्स फ्रॉम आवर प्लांट इटसेल्फ। इसी को हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, राइट। अब बायो फोर्टिफिकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रोटीन को इम्प्रूव करना, प्रोटीन क्वालिटी को इन्हांस करना, ऑयल क्वालिटी को इन्हांस करना, विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया है ट्रेस एलिमेंट्स, कंसिडर इट टू बी मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स, जिनका नंबर हमने काफ़ी हद तक इंक्रीज कर दिया है सो दैट हमारे प्लांट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकें, नॉट प्लांट्स, सो दैट वी गेट नरिशमेंट आउट ऑफ देम। तो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, पहला हमारा टारगेट क्या था कि हमें हाई यील्डिंग चाहिए, हमें डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ चाहिए। अब हमारा टारगेट क्या है बेटा कि अब हमें हमारे प्लांट्स ऐसे चाहिए जिनमें नरिशमेंट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट कैरी करते हों, राइट। 2000 में मेज हाइब्रिड्स, कुछ ऐसे मेज हाइब्रिड्स डेवलप किए गए थे जिनमें अमीनो एसिड्स का कंटेंट ट्वाइस था। तो ये मेज की वेराइटीज में लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन का जो जो नंबर था, इट वाज मोर ट्रिप्टोफैन, सॉरी, इट वॉज मोर देन द वाइल्ड वेराइटी। जो नॉर्मली मेज अवेलेबल है उस मेज के कंपैरिजन में दिस मेज विल बी हैविंग इनफ ऑफ और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ 2 अमीनो एसिड्स विच इज लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो इस तरीके से हमने इन प्लांट्स को कल्टीवेट किया। वीट वेराइटी में एक वेराइटी हमारे पास एटलस 66। एटलस 66 एक ऐसी वेराइटी है जिसमें प्रोटीन का कंटेंट हाई है, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलेगी। सो दिस इज़ हाईली नरिशियस। इसके अलावा हमने हमारा जो दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI,
राइट। इसके पहले हमने जो रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ा था वो फिलीपींस का पढ़ा था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था। अब हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स और रादर इन डेवलपिंग न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने कुछ वेराइटीज रिलीज की हैं, दोज वेराइटीज विच आर रिच इन विटामिन ए। अब विटामिन ए बेसिकली हम जब विटामिन ए की बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, गाजर मतलब कैरेट्स। तो कैरेट्स के अंदर विटामिन ए का नंबर काफ़ी अच्छा होता है, अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है, और हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कैरेट कंज्यूम करेंगे तो आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहेगी। तो विटामिन ए को हमने कैरेट्स के अंदर ज़्यादा डेवलप करना शुरू किया, स्पिनैच के अंदर और पम्पकिन के अंदर डेवलप करना शुरू किया। तो ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स थे, और ये बहुत कॉमन वेजिटेबल्स हैं, ये हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। इन वेजिटेबल्स में अगर आप ये न्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो डेफिनेटली ये कंज्यूमेबल हो जाते हैं और आसानी से खाए जा सकते हैं। ये हमारी रेगुलर क्रॉप्स हैं। तो दीज क्रॉप्स आर रिच इन विटामिन ए। बिटर गार्ड, बथुआ और मस्टर्ड, इनके अंदर हमने विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया। विटामिन सी नॉर्मली तो आपको पता है बेटा, जो सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल जो हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है ना। ऑरेंजेस हैं, लेमन है, फिर हम टमेटो लेते हैं, उसके अंदर विटामिन सी का नंबर ज़्यादा है। ऑलरेडी इनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा है, आंवले के अंदर है। हमने उसके अलावा स्पिनैच और बथुआ, इनके अंदर बिटर गार्ड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ाया है। इससे क्या होगा, ये नॉर्मल क्रॉप्स हैं, रेगुलर बेसिस पे हम लोग कंज्यूम करते हैं एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। तो डेफिनेटली वी विल गेट ऑल दीज नरिशमेंट इन द वेरी सेम क्रॉप। विटामिन सी का नंबर हमें मिलेगा। यू नो दैट विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड इम्यून बूस्टर, राइट। हमारे इम्यून सिस्टम को स्पीड अप करना या हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। द अनदर इज आयरन एंड कैल्शियम। आयरन की क्वांटिटी हमने बढ़ाई स्पिनाच में, आयरन और कैल्शियम की क्वांटिटी स्पिनाच और बथुआ दोनों ही ठंड के मौसम में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। बथुआ को ऑल्दो इसे एक वीड भी माना जाता है, लेकिन इट इज़ कंज्यूमेबल, इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता, बथुआ खाया जाता है। तो इसके अंदर और स्पिनाच के अंदर हमने आयरन का कंटेंट बढ़ाया है प्लस कैल्शियम का। तो अगर किसी पर्सन को एनीमिया है, एनीमिक पर्सन जो हैं, उनके अंदर अगर इसका नंबर बढ़ा दिया जाए या उन्हें अगर ये क्रॉप कंज्यूम करवाई जाए तो दे विल रिकवर फ्रॉम द डिसीज। दे मे रिकवर फ्रॉम द डिसीज इफ एनीमिया इज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन, क्योंकि एनीमिया के और दूसरे भी रीजंस होते हैं। प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाने का काम हमने किया हमारे नॉर्मल पी में, गार्डन पी में, फ्रेंच बीन्स में किया है, दैट इज फ्रेंच बीन, ब्रॉड, लबलब बीन्स, ये सारे बीन्स हैं अलग अलग वेराइटीज़ के जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इन बीन्स के अंदर हमने प्रोटीन्स को बढ़ाया है। नॉर्मली भी बेटा बीन्स के अंदर प्रोटीन का नंबर ज़्यादा ही होता है, हमने और इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरीके से ये क्रॉप्स हमारी क्या हो जाती है, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, राइट। वी कॉल देम एज बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। विटामिन ए एनरिच्ड है विद अ जीन फॉर डेफोडिल, it's a pest resistant with a gene from Bacillus thuringiensis, it's a drought tolerant, yellow, it has yellow grains. So these are the 4 options. Let me tell you about golden rice in detail. See, golden rice एक बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड प्रोडक्ट है। हमने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ कर करके गोल्डन राइस प्रोड्यूस किया है। गोल्डन राइस में एक स्पेशल जीन इंट्रोड्यूस किया गया है जो बीटा कैरोटीन का नंबर बढ़ाता है। बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है और ये नेचुरली कैरेट में मिलता है। ऑलरेडी कैरेट्स दे हैव दिस बीटा कैरोटीन, हमने वही बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन कैरेट में से निकालकर राइस में इंट्रोड्यूस किया है। तो अब क्या हो गया है, जो राइस की वेराइटीज हमारे पास आई हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन बीटा कैरोटीन, और वो बीटा कैरोटीन राइस को भी एक गोल्डन अपीयरेंस देता है, गोल्डन कलर दे देता है, इसीलिए द राइस बिकम्स गोल्डन, राइट। बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, और इसीलिए
इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है ए, क्योंकि बीटा कैरोटीन अगर किसी के पास प्रेजेंट है तो वो आगे चल के विटामिन ए का फॉर्मेशन कर सकता है। विटामिन ए आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। राइट, सो दिस इज हाउ द आंसर बिकम्स ए। राइट, सो गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोफोर्टिफाइड क्रॉप। बीटा कैरोटीन जो हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट और हियर इज द एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्लांट टिश्यू कल्चर से शुरुआत कर रहे हैं, जो एक ऐसी टेक्निक है जहां हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को यूज करके उन्हें न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो करके और उनसे इंटायर प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट। सो बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम एक टिश्यू से, ये मैंने एक टिश्यू ऑब्टेन किया है प्लांट का, और ये मेरे प्लांट का कोई सोमैटिक टिश्यू हो सकता है। इस टिश्यू को मैंने जब ग्रो किया है एक मीडियम पे, कल्चर मीडियम पे, तो वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, कैलस में। और कैलस में कन्वर्ट होने के बाद दिस इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट प्लांट, एक एंटायर प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो कितना आसान सा लग रहा है ना, हमने सिर्फ एक प्लांट का टिश्यू निकाला है, उसे मीडियम पे रखा है और उससे एंटायर प्लांट बन गया है। बट ये इतना ईजी नहीं है, ये बहुत ही टीडियस प्रोसीजर है और इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एंड रिजल्ट इतना अच्छा होता है, इतना शानदार होता है कि आपकी पूरी मेहनत सक्सेसफुल हो जाती है और आपकी पूरी मेहनत वसूल भी हो जाती है। देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, प्लांट टिश्यू कल्चर में एक टिश्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट का, उस टिश्यू को हम न्यूट्रिटिव मीडियम पे रखते हैं, उसे बहुत केयरफुली रखा जाता है और अब हम उसका बहुत देखभाल करने वाले हैं। जब आप उसे बहुत देखभाल से बड़ा करते हैं, वो टिश्यू ग्रो होता है तो वो डेवलप हो जाता है इनटू अ प्लांट। राइट, हम पढ़ेंगे एक एक करके सारी स्टेप्स को, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। प्लांट टिश्यू को ही क्यों लिया गया है, बिकॉज इन टिश्यू की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है प्लांट के टिश्यूज़ का, जहाँ पे कोई एक टिश्यू बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर सकता है, अलग अलग टिश्यूज़ बन सकते हैं और इन अलग अलग टिश्यूज़ से एक एंटायर प्लांट बन सकता है। इसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। राइट, टोटीपोटेंसी सारे सेल्स नहीं दिखाते, जैसे हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं और स्टेम सेल्स की खासियत क्या है कि स्टेम सेल्स किसी भी नए टिश्यू, नए सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। वैसे ही हमारे लिए यहाँ पर भी प्लांट्स के सेल में तो नेचुरली ही ये बात होती है दैट दे कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ टिश्यू, एनी टाइप ऑफ सेल। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज टोटीपोटेंसी। तो प्लांट टिश्यू कल्चर इसीलिए किया जा सकता है, इसीलिए सक्सेसफुल भी है, क्योंकि प्लांट के सेल्स में एक नेचुरल नॉर्मल टेंडेंसी है विच इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी विच कैन गिव राइज टू एनी टिश्यू। हम किसी भी प्लांट के टिश्यू को निकाल कर उसे एसेप्टिक कंडीशंस में रखते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब इन द टेस्ट ट्यूब या इन द लैबोरेटरी। हम लैबोरेटरी में किसी भी टिश्यू को रखते हैं एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक का मतलब स्टेराइल कंडीशंस, और स्टेराइल कंडीशन का ही दूसरा मतलब समझो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है उसे हम बोलते हैं स्टेराइल कंडीशन। राइट, तो कल्चर मीडियम भी ऐसा हो आपका जो स्टेरिलाइज्ड हो। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैंने कोई कल्चर लिया और उसमें मैं मेरे प्लांट टिश्यू को ग्रो करना चाह रही हूँ और पता चला मेरे कल्चर में ही पैथोजन है, मेरे कल्चर में ही इन्फेक्शन है, तो पूरी प्रोसेस ही मेरी खराब हो जानी है, इज़न्ट इट? तो हम बहुत केयरफुली ये काम करते हैं। जब भी हम टिश्यू को न्यूट्रिटिव मीडियम पे डालते हैं, वो मीडियम भी कैसा होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। स्टेरिलाइज्ड मीडियम की खासियत ये रहेगी कि ये किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं प्रमोट करेगा। राइट, उसके बाद आपने जो टिश्यू निकाला है उस टिश्यू को भी हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में, कंट्रोल कंडीशन से मेरा मतलब है मैं उसे सूटेबल टेम्परेचर देने वाली हूँ,
जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना देने वाली हूँ, सूटेबल पीएच देने वाली हूँ, और इसके अलावा जितना भी नरिशमेंट लगता है, अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन लगता है, वो सब कुछ देने वाली हूँ मेरे प्लांट को. So when you are going to give everything to your plant will definitely grow. Rather your tissue will perfectly grow. टिश्यू ग्रो होकर आपको प्लांट ऑब्टेन करके दे देगा. तो बेसिकली हमारे इस पूरी मेथड में हमने एक टिश्यू निकाला है, उसे स्टेरलाइज्ड मीडियम पे रखा है, एसेप्टिक कंडीशंस में उसे मेंटेन करने छोड़ा है, और जब वो ग्रो हो गया है तब हमने उसे एक कंप्लीट प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. राइट. अब ये जब पूरे प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो हम एक चीज़ को और ध्यान देंगे कि क्या उसका अब फील्ड में ट्रांसफ़र करने का समय आ चुका है. अगर आप उसे फील्ड में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र अब कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो टिश्यू मैच्योर हो गया, रादर आई शुड से नाउ प्लांट, अगर वो प्लांट परफेक्टली मैच्योर हो गया है तो आप उसे लैबोरेटरी से निकाल कर फील्ड में डाल दीजिए. Isn't it? ऐसा करने से क्या होगा भाई, हम तो प्लांट्स को खेतों में ही बड़ा करना चाहते हैं ना, हम तो उन्हें जो हमारी नर्सरीज हैं वहीं पे बड़ा करना चाहते हैं. लैब में आप कब तक रखेंगे? ये सारी चीज़ें आपको लैब में फिर बहुत लंबे समय तक देनी पड़ेंगी, विच विल बी अ कॉस्टली प्रोसेस. Isn't it? तो अब हम प्लांट को यहाँ से निकाल कर फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे. Isn't it? सो ये एक ओवरव्यू हुआ हमारी पूरी प्रोसेस का. अब हम एक एक करके इसके माइन्यूट पॉइंट्स, माइन्यूट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. सबसे पहले तो इस टर्म का मतलब समझिएगा, एक्सप्लांट. एक्सप्लांट क्या होता है? ये एक ऐसा छोटा सा टिश्यू है बच्चों, जिस टिश्यू को लेकर मैं बड़ा करने की कोशिश करूंगी, मैं इसे नरिश करने की कोशिश करूंगी. तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने प्लांट का बस एक ऐसा पार्ट चुन लिया जिस पार्ट से मैं एक इंटायर प्लांट ऑब्टेन कर सकती हूँ. सपोज वो एम्ब्रियो है, आई गिव यू द नेम्स. क्या क्या ले सकते हैं आप ले लीजिए रूट का टिप. पता है क्यों रूट का टिप लेंगे आप? रूट और शूट टिप दोनों ले लीजिए. चलिए, ऑब्वियसली अलग अलग लेंगे, हम अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखेंगे. रूट और शूट टिप ही क्यों लिया पता है आपको? क्योंकि ये प्लांट के एक्टिव ग्रोइंग रीजन है. अगर आपको याद हो तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं. Isn't it? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने से क्या ये एक्टिव डिवीजन शो करेंगे? हाँ, बिल्कुल शो करेंगे. ये एक्टिव डिवीजन शो करेंगे, और जो एक्टिव डिवीजन शो करता है, क्या उसमें ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होता है ग्रो करने का? क्या उसमें कुछ नया बनाने का ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. तो इसीलिए हमने इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को लिया है. इसके अलावा आप एंथर ले सकते हैं, एम्ब्रियो ले सकते हैं, पोलन ग्रेन ले सकते हैं, ओव्यूल भी ले सकते हैं. सो ऑल दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जहाँ पे आपको एक्टिव डिवीजन मिलेगा और उससे आप एक नया प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं. ऑफ कोर्स एंथर और एम्ब्रियो ओव्यूल में उतना एक्टिव डिवीजन नहीं मिलेगा जितना आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में मिलता है. ओके, तो चूज एनी एक्सप्लांट. एक्सप्लांट को आपने चूज किया और न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा. उसके आगे की प्रोसेस अब हम डिस्कस करेंगे. तो एक्सप्लांट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि जिससे हम एक एंटायर प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक्टिव डिवीजन की प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं. टोटीपोटेंसी के बारे में हमने बात की कि जहाँ पे हमारे प्लांट के टिश्यूज फटाफट ग्रो करके एक एंटायर स्ट्रक्चर और एक एंटायर ऑर्गन प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑर्गन बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. तो अगर प्लांट के ऑर्गन्स आप डेवलप कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. टिश्यू से ऑर्गन डेवलप करना, राइट. अब देखिए, अगर आपने न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया है, डेवलप किया है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. रैंडमली तो हम न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं प्रिपेयर करेंगे. सो देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम. सबसे पहला सुक्रोज होना चाहिए या कोई भी शुगर होनी चाहिए विच वुड बी द सोर्स ऑफ कार्बन, राइट. कार्बन का सोर्स मेरे प्लांट के पास होना चाहिए. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए क्योंकि दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए हमें कई तरीके के आयंस की ज़रूरत है, इवन विटामिन्स की भी ज़रूरत है. अमीनो एसिड्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपके प्लांट को अब डेवलप होने के लिए मेम्ब्रेन बनाना है, और मेम्ब्रेन बनाने के लिए उसके पास प्रोटीन होना चाहिए. तो प्रोटीन का सोर्स अमीनो एसिड हो गया.
ग्रोथ रेगुलेटर्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, ये इनिशियल लेवल पे प्लांट के अंदर रूट और शूट का डेवलपमेंट करेंगे, राइट? तो रूट और शूट का प्रोडक्शन ये करने वाले हैं, जैसे हमने लिखा ही है यहाँ पे ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन। इसके अलावा बाद में हम डालेंगे जिबरलिन्स एंड दूसरे ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिलहाल इतने से काम चलेगा, बिकॉज बेटा हाई ऑक्सिन जो है, वैसे तो दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन लगता है, हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो जो है दैट इज गोइंग टू इंड्यूस रूट फॉर्मेशन and high cytokinin to auxin ratio induces shoot formation, right? तो हमारे प्लांट्स के अंदर जब हम रूटिंग इंड्यूस करना चाहते हैं तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन को वैरी करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा चेंज करके रखते हैं। दिस इज हाउ वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। देखिए ये हमने ओवरऑल प्रोसेस करी है, इसको डायग्रामेटिक व्यू में हम देख रहे हैं। ये एक प्लांट था, कैरेट था सपोज मेरे पास, उसका मैंने एक्सप्लांट ऑब्टेन कर लिया। इस एक्सप्लांट को मैंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा है, जिस मीडिया को फिलहाल मैं MS मीडिया नाम भी दे सकती हूँ, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज मोराशीज स्कूग मीडिया। वी कॉल इट एज मोराशीज स्कूग मीडिया। जब आपने इस मीडियम पे रखा है जिसमें वो सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, तो वहाँ पे क्या होगा, सेल्स का ग्रोथ जो है वो रैपिडली हो जाएगा। और ये सेल्स का ग्रोथ इस तरीके से रैपिड होना, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल आपके पास होना, दिस इज अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज नोन एज कैलस। ये कैलस धीरे धीरे अलग अलग रिसोर्सेस को, न्यूट्रिएंट्स को यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाना है, एम्ब्रियोइड में कन्वर्ट हो जाना है। एम्ब्रियोइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एम्ब्रियो, अब यहाँ पे आप हॉर्मोन्स का लेवल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे और उसके बाद ये एक एंटायर प्लांटलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपके पास प्लांटलेट अवेलेबल है तो इस प्लांटलेट को अब आप यूज करेंगे इन ऑर्डर टू ग्रो। चाहे तो आप इसे डायरेक्टली अभी यूज कर ली, या चाहे तो आप इसे थोड़े और समय तक अपनी जो लैबोरेटरी है उसमें रखें, टिश्यू कल्चर रूम में रखें। जब ये इतना मजबूत हो जाए कि ये फील्ड की हार्श कंडीशंस को टॉलरेट कर सके, तब आप इसे फील्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फील्ड में ट्रांसफ़र करने के पहले की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ प्लांट या हार्डनिंग ऑफ प्लांटलेट। मतलब वो मजबूती पकड़ रहा है ताकि वो खेतों में अब सर्वाइव कर सके और सक्सेसफुली ग्रो कर सके। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस लुक्स लाइक। सो माइक्रो प्रोपगेशन को माइक्रो प्रोपगेशन क्यों बोला? Because we are producing thousands of plants, we can produce thousands of plants just from the entire one tissue, just from one tissue group of few tissues we can obtain so many plants. ये plants पूरी तरीके से parent plant से match करेंगे, मतलब clones होंगे, right? Clones होना मतलब इनका जीनोटाइप और phenotype, जीनोटाइप मतलब जीन्स एंड फिनोटाइप का मतलब इनका फिजिकल एक्सप्रेशन या फिजिकल अपीयरेंस दिखने में कैसे होंगे। इट वुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ मदर प्लांट और पेरेंट प्लांट, वॉट एवर यू कॉल। पेरेंट प्लांट से इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप इंटायरली मैच करने वाला है, इसीलिए इन्हें हम क्लोन्स बोलते हैं। बिकॉज यू आर ऑब्टेनिंग ऑल दीज क्लोन्स बाय द हेल्प ऑफ सोमैटिक सेल्स, राइट? आप सोमैटिक सेल से ऑब्टेन कर रहे हो, सोमैटिक सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वी नो दैट। इसीलिए इस टाइप के क्लोन्स को हम बोल रहे हैं सोमा क्लोन्स। तो सोमा क्लोन्स का मतलब है कुछ ऐसे क्लोन्स ऑब्टेन करना जो सोमैटिक सेल से आपने किए हों एंड दे आर लुकिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, उसे हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स। ओके, सो ये माइक्रो प्रोपगेशन से ही ऑब्टेन किया जाता है।
वी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये प्लांट है, अब इसका मैंने शूट अपेक्स लिया है। एज आई टोल्ड यू कि हम प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ले सकते हैं, उसे हमने कल्चर मीडियम में रखा है, और ये जो अलग अलग कल्चर मीडियम्स हैं इसे हम बोलते हैं सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग का मतलब है एक बार मेन कल्चर मीडिया से प्लांट को निकाल कर दूसरे सब्सिक्वेंट सब कल्चर्स में रखना, उन कल्चर्स में उसे ग्रो करना, उसे हम बोलते हैं सब कल्चरिंग। सो सब कल्चरिंग इज अ प्रोसेस वेयर इन यू जस्ट टेक आउट योर प्लांट फ्रॉम वन पर्टिकुलर मीडियम एंड यू जस्ट ट्रांसफर इट टू अनदर मीडियम सो दैट योर प्लांट विल गेट न्यू मीडियम, रिफ्रेश मीडियम मिलेगा उसे। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, एक बार एक मीडियम पे आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, काफी लंबे समय तक उसी पे ग्रो होते रहने के कारण पूरा मीडियम एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो आपको नए सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे, इसलिए वी विल डू सब कल्चरिंग। तो ये प्राइमरी कल्चर है, फिर ये सेकेंडरी कल्चर, फिर ये टर्शरी कल्चर। यहाँ पे आपके प्लांट को रूट आने लग गई हैं। वंस इट स्टार्ट गेटिंग डेवलप्ड रूट्स, अब आपका रूटेड प्लांट तैयार है। रूटेड प्लांट को हम हार्डनिंग करेंगे, है ना। अब इसकी हार्डनिंग की प्रोसेस होगी और उसके बाद इसे हम पॉटेड प्लांट्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हमारी जो ग्रीन हाउस है, जो नर्सरीज हैं, वहाँ पे इसे गमलों में लगाकर छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद इसे बाद में खेतों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक्सपोज टू द बेयर एनवायरमेंट और द फिजिकल हार्शनेस डायरेक्टली, राइट। So when we talk about the commercial applications of this plant कि क्या applications हैं, हम क्यों ये पूरी process कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमें कुछ ऐसे important plants जिनका consumption बहुत ज़्यादा level पे है, पूरे world में जिनका consumption बहुत high level पे होता है, ऐसे plants को हम बहुत तेज़ी से grow कर सकते हैं। जैसे टमेटो, बनाना, एप्पल, ये regularly खाए जाने वाले, consume किए जाने वाले plants हैं and across the world इनको सबसे ज़्यादा consume किया जाता है। So these plants are grown on a large scale। हम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से, अगर कोई प्लांट वायरस इन्फेक्टेड है तो उससे हम वायरस फ्री प्लांट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब हम उससे ऐसा प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं जिस प्लांट के अंदर किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन न हो। पता है उसका कारण क्या है? जो मेरिस्टेम जोन होता है, मेरिस्टेमेटिक पोर्शंस होते हैं, उसमें कैम्बियम नहीं होता और इसके अलावा वहाँ पे यंग सेल्स होते हैं विच विल शो एक्टिव डिविजन, एक्टिव ग्रोथ शो करते हैं। तो वहाँ के सेल्स को निकालकर अगर आप मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली दो सेल्स विल नॉट हैव एनी इन्फेक्शन। पूरे प्लांट को इन्फेक्शन है लेकिन आपने ऐसा टिश्यू चूज किया है जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, वहाँ से उस टिश्यू को निकालकर जब आप दूसरे फ्रेश मीडियम पे डालेंगे तो आपको वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा, right? So this is one of the biggest application of this micropropagation technique, right? हम प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में अब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात करेंगे, जिसका मतलब होता है प्लांट के उन सेल्स को फ्यूज करना जिन सेल्स का साइटोप्लाज्म हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिल जाए, राइट? तो देखिए हम प्रोसेस को कैसे कंडक्ट करेंगे। सपोज मेरे पास कोई सेल्स हैं, कोई सोमैटिक हाइब्रिड मुझे ऑब्टेन करना है, तो सोमैटिक हाइब्रिड ऑब्टेन करने के लिए मैं प्लांट के सोमैटिक सेल्स को लूँगी। ये मैंने दो सोमैटिक सेल्स चूज कर लिए प्लांट के। आई यूज अ डिफरेंट कलर फॉर बोथ द सेल्स। ये दो मेरे पास सेल्स हैं। इन दोनों सेल्स की सेल वॉल को मैंने रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव किया भाई? बहुत आसान सी बात है समझने के लिए। सेल वॉल ज्वाइन करने में दो सेल्स को तकलीफ देती, इसीलिए मैंने क्या किया, जो तकलीफ दे चीज थी उसे पहले ही हटा दिया। अब मेरे पास क्या रह गया है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो फ्यूजन को सपोर्ट करती है, सेल वॉल नहीं करती। सेल वॉल इज वेरी टफ, वेरी रिजिड, यू नो दैट। और इसीलिए मुझे सेल वॉल को रिमूव करना है और अब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को रखना है। ओके तो मैं सेल मेम्ब्रेन को चूज करूंगी। ये मैंने दो सेल्स चूज किए हैं, एक सेल ए है सपोज और एक सेल बी है। दोनों की सेल वॉल को रिमूव कर दिया तो अब मेरे पास एक ऐसा सेल डेवलप हुआ है विच इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। तो सेल डिवॉइड ऑफ सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। और अब मुझे क्या करना है बच्चों? इन्हीं दोनों सेल्स को फ्यूज करना है। तो ऐसे सेल्स जिनके पास सेल वॉल नहीं है और आपको उन्हें फ्यूज करना है, तो जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो इन दोनों का हाइब्रिड आएगा।
इन दोनों को मिलाकर जो सेल मेरे पास आएगा वो इन दोनों का हाइब्रिड सेल आएगा, और उसी सेल को मैं क्या बोलती हूँ, सोमैटिक हाइब्रिड। सो ये रहा मेरा सोमैटिक हाइब्रिड, राइट। तो सोमैटिक हाइब्रिड किसके कारण मुझे मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। ये सोमैटिक सेल्स कुछ नहीं थे, प्रोटोप्लास्ट थे। क्या है प्रोटोप्लास्ट, ऐसे सेल्स जिनकी सेल वॉल रिमूव कर दी गई है। तो सेल डिवॉइड ऑफ सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट एंड यू विल ऑब्टेन सोमैटिक हाइब्रिड आउट ऑफ इट। दो अलग अलग स्पीशीज या दो अलग अलग वेराइटीज के सेल्स को मैं यूज कर सकती हूँ इस प्रोसेस के लिए, राइट। जब भी आप इन सेल्स को यूज करेंगे और फ्यूज करेंगे, मतलब ये मैंने दो सेल्स यूज कर लिए, दोनों सेल्स को चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, अब इन्हें फ्यूज करने के बाद मैंने एक हाइब्रिड ऑब्टेन किया। तो ये जो प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस, इस एंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। वी कॉल दिस प्रोसेस एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मेरे दो सोमैटिक हाइब्रिड्स हैं, दोनों सोमैटिक हाइब्रिड्स को मैंने फ्यूज कर दिया है। फ्यूज करने के बाद मुझे एक सोमैटिक हाइब्रिड मिला है, प्रोसेस को मैंने कहा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और एक छोटी सी बात बता देती हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं बता रही हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या दोनों सेल्स की सेल वॉल को ही रिमूव कर देने से दोनों सेल्स फ्यूज हो जाएंगे? नहीं होंगे। दोनों सेल्स ऐसे ही थोड़ी फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अपने अपने स्टेबल कंडीशन में हैं, दोनों का अपना अपना इनर्शिया है। क्यों ब्रेक करेंगे भाई? वो हमें इन्हें फ्यूज करवाना पड़ेगा, और इन्हें फ्यूज करवाने के लिए हम कुछ फ्यूसोजेंस यूज करते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स यूज करते हैं बच्चों, जो दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन को फ्यूज करके दोनों के साइटोप्लाज्म को कंबाइन होने में मदद करेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं PEG, पेग। इट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कर देता है, और इससे जो आपको सेल मिलेगा, उस सेल में एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी बेटा कि दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म का मिक्सचर होगा। पता है आपको ये क्यों जरूरी है? कारण कई बार प्लांट्स के सेल्स के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे एक्सप्रेसिव प्रोटीन्स या जीन्स होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। तो इसके लिए हम न्यूक्लियस को ही फ्यूज करें ये तो जरूरी नहीं होता। तो हम क्या कर लेते हैं, हम सेल्स के साइटोप्लाज्म के कैरेक्टर्स को गेन करने के लिए उनके साइटोप्लाज्म को फ्यूज कर देते हैं। उस जगह सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हेल्पफुल है, उसी जगह सोमैटिक हाइब्रिड काम में आता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जो हमने बात कर ली है। इसका एक कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, जिसे हम बोलते हैं पोमैटो। पोमैटो का मतलब होता है टमेटो एंड पोटैटो का फ्यूजन। अब ये बड़ा यूनिक चीज सुन रहे हैं आप, दोनों अलग अलग वेराइटीज हैं, है ना भाई। कहाँ आलू और कहाँ टमाटर, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को नेचर में तो फ्यूज करने का कोई स्कोप ही नहीं बनता। हमने करवाया है, हमने इनके सोमैटिक सेल्स को आपस में फ्यूज किया है, इसलिए वी गॉट पोमैटो, पोटैटो एंड टमेटो, पोमैटो। तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। पोमैटो में टमेटो के भी आएंगे और पोटैटो के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। इट इज पोमैटो, so it is pomato, okay। तो it will have desirable characteristics which would be commercially utilized, पता है इसके सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एक पौधे में जमीन के नीचे आलू निकलेगा और जमीन के ऊपर टमेटो निकलेगा। सो दिस इज हाउ यू विल गेट बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ सेम प्लांट। ये बेनिफिट की बात हो गई कि नहीं? पोटैटो जब सिर्फ नीचे जमीन में उगते हैं तो ऊपर का प्लांट पूरा खाली दिखाई देता है, रेस्ट ऑफ द प्लांट्स में तो आपको ऊपर ही फ्रूट दिखाई देते हैं। सो इसीलिए ये प्लांट्स बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक पोमैटो।